अस्सलामुअलैकुम बच्चों। उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर तैयारी कर रहे होगे। तो मेरे बच्चे, आज का छोटा सा ये लेक्चर बैच अनाउंसमेंट को लेकर होने वाला है। इसमें हम कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देंगे जो कि एस्पायरेंट्स अक्सर पूछ रहे होते हैं कि सर ई कैट एम डी कैट क्या होता है, तैयारी कैसे की जाती है, किन ऐसी गलतियों को अवॉइड किया जाए जो कि हमें एक एवरेज स्टूडेंट से निकाल कर टॉपर्स की फहरिस्त में ले जाए, कौन से मटेरियल पे प्रैक्टिस की जाए, टेस्ट को देने का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, तैयारी स्टार्ट करने की टाइमलाइन क्या है, तैयारी ख़त्म करने की टाइमलाइन क्या है, और ई कैट एम डी कैट देना ज़रूरी होता ही क्यों है। बहुत सारे हमारे मासूम बच्चे होते हैं, उनके पास गाइडेंस की कमी होती है, पोटेंशियल बहुत होता है लेकिन बेचारों के पास गाइडेंस की कमी होती है। तो मैं कोशिश करूंगा ये डिफरेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो आप ही लोगों ने मुझ तक भेजे हैं डिफरेंट मीडियम से, उनका यहाँ पे हम तस्करा कर रहे होंगे। तो मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं। चलो अब देखो भैया, सबसे पहला सवाल हमारे पास ये आता है कि सर ये बताएं कि ई कैट एम डी कैट है क्या। मेरा बेटा, ई कैट से मुराद है इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट और एमडी कैट से मुराद है मेडिकल डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। गोया कि ये एंट्री टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है। सर क्यों हमें इसकी तैयारी करनी है? अभी तक तो हमारी ज़िंदगी मस्त चल रही है, अब अचानक से हमारे पास ऐसा क्या हो गया कि हमें बोला जा रहा है कि भाई आप ई कैट एम डी कैट की तैयारी करें। देखो मेरा बेटा, अभी आप क्लास 12 के अंदर हो, कल को आपने किसी यूनिवर्सिटी में जाना है ताकि आप इंजीनियरिंग परस्यू करो या मेडिकल करियर परस्यू करो। अपने नाम के साथ आप डेंटल सर्जन लगाना चाह रहे हो, डॉक्टर का लफ्ज ऐड करना चाह रहे हो या इंजीनियर का टाइटल ऐड करना चाह रहे हो, उसके लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी में जाना है। तो वो यूनिवर्सिटी कहती है कि नहीं भाई, आप ऐसे नहीं आ सकते, पहले आप इंट्रेंस टेस्ट दो, अपनी काबिलियत को साबित करो कि वाकई आप अहल हो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के लिए, मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए। तो वो जो टेस्ट है ना, वो कहलाते हैं आपके ई कैट या एम डी कैट। ई कैट से मुराद इस वीडियो में मेरी पंजाब का ई कैट सिर्फ नहीं है, मैं ई कैट से मुराद नेट को भी ले रहा हूं, NET जो नस्ट का एंट्री टेस्ट है। मैं ई कैट से मुराद NED के टेस्ट को भी ले रहा हूं, प्यास के टेस्ट को भी ले रहा हूं, GI के टेस्ट को भी ले रहा हूं। ठीक है, एमडी कैट से मुराद मेरा स्पेसिफिकली PMDC का टेस्ट नहीं है, मैं आगा खान के टेस्ट की बात भी कर रहा हूं, मैं नम्स के टेस्ट की बात भी कर रहा हूं। तो ये सारे डिफरेंट टेस्ट है ना, मैंने बस क्लब कर दिया। मैंने कहा ई कैट से मुराद किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले का इम्तिहान, एमडी कैट से मुराद किसी भी मेडिकल कॉलेज में दाखिले का इम्तिहान। ठीक है सर, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई, ई कैट क्या है, एमडी कैट क्या है। अब देना जरूरी क्यों है ये भी समझ में आ गया, क्योंकि इसके बगैर हमें हमारी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने वाला नहीं है। बोला ठीक है, चले सर, ये बात भी समझ में आती है। अब इसकी तैयारी अच्छे तरीके से करना क्यों जरूरी है, उसके मल्टीपल रीजन है, मैं आपको बारी बारी सारे एक्सप्लोर कराता हूं जल्दी से। नंबर 1, मेरा बेटा, आपने अपने 9th के अंदर फिजिक्स में कुछ पार्ट पढ़ा होगा, 10th में कुछ फिजिक्स पढ़ी होगी, 11 में कुछ फिजिक्स पढ़ी होगी, फिर 12th में भी कुछ फिजिक्स पढ़ी होगी। अगर मैं आपसे बोलूं जल्दी से रिवाइज करो, आपने 9th में कौन से चैप्टर पढ़े थे, शायद आपको याद ना आए। 10th में कौन से पढ़े थे, थोड़ा बहुत याद आएगा। 11 में कौन से पढ़े थे, थोड़े और याद आ जाएंगे। 12th में कौन से पढ़े हो, थोड़े और याद आ जाएंगे। तो ये जो 9 से लेके 12 तक आपने फिजिक्स में जो कुछ पढ़ा था, केमिस्ट्री में जो कुछ पढ़ा था, बायो में, मैथ्स में जो कुछ आपने पढ़ा था, अब वो सारा आपसे इकट्ठा पूछा जाएगा MCQs के फॉर्मेट के अंदर, ई कैट एम डी कैट के अंदर। ये पहला रीजन है इस टेस्ट की प्रिपरेशन करने का कि आपसे MCQs की फॉर्म में 9 से लेकर 12 तक आपने जितना भी अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स पढ़ा है, उसका आपसे इम्तिहान होता है। दूसरी चीज जो जरूरी बनती है इसका सबब, वो मेरा बेटा ये है कि आपके पास यहां पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। क्या मतलब सर इस बात का? मेरा बेटा, इस बात का मतलब यह है, देखो जब आप बोर्ड के इम्तिहान की तैयारी कर रहे होते हो तो वहां पर आपका फोकस क्या रहता है, 5 इयर्स, उस जैसे क्वेश्चंस का रिपीट होना, गेस्ट पेपर्स, फलाने टीचर के शॉर्ट नोट्स। तो ये सारी चीजें आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को कहीं वेग कर देती हैं, मदहम कर देती हैं, गायब कर देती हैं। आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बजाय ज्यादा फोकस इस बात के ऊपर कर रहे होते हो कि किस तरीके से मैं कोई ऐसे 5 सवाल प्रिपेयर कर लूं जो पेपर में आने वाले हैं, भले मुझे रट्टा मारना पड़े।
हमारे पास तो ऐसे ऐसे जीनियस लोग हैं कि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का रट्टा मार के पेपर में लिखकर आ जाते हैं और उनके मार्क्स भी अच्छे आते हैं। तीसरा मसला, अभी तक आपने किसी एक स्पेसिफिक बोर्ड को पढ़ा होगा, डेफिनेटली आपने किसी एक स्पेसिफिक बोर्ड को पढ़ा होगा। आपने सारे बोर्ड्स को तो नहीं पढ़ा होगा। अगर आप सिंध के हो तो आपने सिंध को पढ़ा होगा, पंजाब के हो तो पंजाब को पढ़ा होगा, बलूचिस्तान के हो तो वो पढ़ा होगा, आगा खान के हो तो वो पढ़ा होगा। आपने सारे बोर्ड्स को नहीं पढ़ा होगा। अब यहां पे क्या है कि ई कैट का जो इम्तिहान है उसके अंदर आपसे हर किस्म के बोर्ड का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर ये आप कैसे कह सकते हैं? ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे कैटेगोरिकली मेंशन होता है। ऐसे नहीं कि मैं इसको अपनी तरफ से कुछ चिपका रहा हूं। अब देखो मेरा बेटा, ये मैंने कुछ नहीं किया, मैंने undergraduadmission.nust.edu.pk ओपन किया, यानी कि नस्ट पाकिस्तान की मेरा ख्याल है वो यूनिवर्सिटी है जिसमें हर साल सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का एप्लीकेंट अप्लाई करता है। आप इसके अंदर देखो, आपको यहां पे पॉइंट्स लिखे नजर आ रहे होंगे, ये पढ़ो, मैं यहां पे इसको हाईलाइट भी कर देता हूं। सर कर दें हाईलाइट। मेरा बेटा ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है नेट नस्ट एंट्री टेस्ट इज कंपाइल्ड फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स प्रेस्क्राइब फॉर HSSC, जो आपके इंटर होता है ना, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट कोर्सेज। कैंडिडेट्स प्रिपेयरिंग फॉर नेट आर एडवाइज टू कंसल्ट ऑल द रेलिवेंट टेक्स्ट बुक्स ऑफ वेरियस बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब क्या ठहरा? इसका मतलब यह ठहरा कि अगर आपने ई कैट एमटी कैट की तैयारी करनी है तो आपने सारे बोर्ड्स को कंसल्ट करना है। एमटी कैट में भी ऐसे ही होता है। जो आपका पीएमडीसी का एमटी कैट होता है, जो पाकिस्तान भर के गवर्नमेंट और मेडिकल कॉलेजेस की तैयारी को गवर्न करता है, उसमें हर बोर्ड की तैयारी आपने करनी होती है। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। तो ये मेरा बेटा वो चंद एक वजूहात थी जो मैंने आपके सामने लिखी कि सर इसकी तैयारी करने की हमें जरूरत ही क्या है। अब मेरा ख्याल है आपको जरूरत महसूस हो रही होगी, लिस्ट बहुत तवील है। जैसे फिजिक्स के अंदर बगैर कैलकुलेटर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करना, आपने आज तक डेरिवेशंस का रट्टा मारा है, उनको एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज में किस तरह पूछेगा उसकी तैयारी करना। सिमिलरली आप इस काबिल अपने आप को बनाना कि आप किसी भी बोर्ड की किताब उठा करके पढ़ सको, तो लिस्ट बहुत तवील है, ठीक है, कि जिसकी वजह से हमें तैयारी करनी पड़ती है। अब तक हमने दो बातें डिस्कस कर ली। ई कैट एमटी कैट क्या है? किसी भी इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए जो बुनियादी रिक्वायरमेंट है, इम्तिहान है, उसकी जरूरत है। सर क्या मेरा 11-12 की परसेंटेज पे नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन अमूमी तौर पे ई कैट या एमटी कैट में आप जो मार्क्स स्कोर करते हो, जो परसेंटेज स्कोर करते हो, उसका वेटेज, उसकी अहमियत ज्यादा होती है। आपका जो फाइनल एग्रीगेट बनता है उसमें 50% से लेके 75% तक ई कैट एमटी कैट के एग्रीगेट को शामिल किया जाता है। जैसे मेडिकल वालों के पास एमटी कैट का जो फॉर्मूला होता है एग्रीगेट कैलकुलेट करने का, वो 50% आपका एमटी कैट है, 40% आपका 11-12 की परसेंटेज है, 10% आपका मैट्रिक है। यानी कि 9 से लेके मैट्रिक तक आपने 4 साल में जितनी मेहनत करी वो 50% बना रहा है आपका रिजल्ट, और अकेली एमटी कैट में जो मेहनत करी है वो 50% बना रहे हैं। तो एक दिन वर्सेस 4 इयर्स, एमटी कैट एक ही दिन होगा, तो एक दिन में आपका जो नतीजा आ रहा है वर्सेस 4 साल आपने जो मेहनत करी है, ये एक बराबर होता है आपके एमटी कैट के फाइनल एग्रीगेट में। और इसके अलावा मुकाबले की क्या एक कह लो कि एक फिजा है या कंपटीशन कितना ज्यादा है, इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं। पिछले साल के जो स्टैट्स हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान भर में जो मेडिकल के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पीएमडीसी एमडी कैट देने के लिए अप्लाई किया था, वो 1,80,000 थे, 180,000। और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो मेडिकल की सीट्स हैं वो मेरा ख्याल है हार्डली 18,000 है, हार्डली 18,000 के अराउंड सीट्स हैं। ठीक है, अब आप इसको अगर लेके जाते हो 1,80,000 को आप 18,000 से डिवाइड करते हो, तो आपके पास जो रिजल्ट निकल कर आता है वो इंतहाई शॉकिंग है। यानी कि मतलब कमोवेश थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, एग्जैक्ट फिगर तो आपको देखने से मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप सिर्फ इसको देखो, 1,80,000, इसको आपने डिवाइड किया मेरा बेटा किससे? 18,000 से। ये और ये 3 चले गए, 18 1 जा 18 10 जा। इसका मतलब क्या है? एक सीट के ऊपर 10 स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं। यानी कि आप जिस सीट को सिक्योर करना चाह रहे हो मेडिकल में, उसमें आपके पैरेलल 9 अदर स्टूडेंट्स आर वर्किंग साइमल्टेनियसली। सीट तो किसी एक को ही मिलेगी। सिमिलरली अगर आप उसका उठाओ, नस यूनिवर्सिटी का उठाओ, हर साल 46,000 से ज्यादा एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं, तकरीबन 50,000 करते हैं, और सीट्स कितनी है?
हार्डली 5 से 10,000 के दरमियान में। एनईडी यूनिवर्सिटी के स्टेट्स उठा लो, हर साल तकरीबन 8 से 14,000 के दरमियान एप्लीकेंट अप्लाई करता है, और सीट्स कितनी है एनईडी में? 2,500 से 3,000। तो बताने का मकसद यह है कि यह मुकाबले का इम्तिहान है, यह कंपटीशन है, कंपेटिटिव इम्तिहान है। यह बात भी हमें समझ में आ गई सर। आगे चलें। अब मेरा बेटा बारी बारी देखते हैं। एक चीज तो हमारे पास ये क्लियर हो गई कि हमें हर तरह की जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जाने के लिए ये सब करना है, और हमें ई कैट एमडी कैट पढ़ना क्यों जरूरी है। हम 9, 10, 11, 12 को खुद से रिवाइज करके क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी तक आपने उस तरह से पढ़ाई करी ही नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये जो इसकी तैयारी होती है, जैसे मैंने आपको कहा था, मैं आपको गाइड करूंगा किस तरह से आप कॉमन ट्रैप्स को ना अवॉइड कर सकते हो। तो मैं अब आपको वो कॉमन मिस्टेक्स बताने लगा हूं जो बच्चे करते हैं। अच्छा, ये कॉमन मिस्टेक्स ना आप खुद भी सुन सकते हो। देखो, इसको आप इस तरह से समझो, आपने मान लो एक पहाड़ पर चढ़ना है, अभी आप बिल्कुल बॉटम पर हो, नीचे हो। सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि जो पहाड़ पे चढ़ने के लिए गाइड है आप उससे पूछ लो जाके। जैसे आपके केस में मैं गाइड हूं, आपने मेरा ये चैनल देखा है, इसके ऊपर कितने सारे चैप्टर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो अगर आप में से कोई बच्चा किसी भी एक चैप्टर को पढ़ता है, मुझे तो नहीं पता होता कि आप किस बोर्ड के हो, लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूं, आप जो भी चैप्टर पढ़ते हो, जैसे डिटेल लेक्चर सीरीज जो मेरी चल रही है, आप उसमें से कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, वो चैप्टर पढ़ो, उसके बाद अपने बोर्ड की किताब, चाहे आप ए लेवल्स के हो, चाहे आप सिंध के हो, पंजाब के हो, बलूचिस्तान के हो, केपी के हो, आगा खान के, कहीं के भी हो, आप अपने बोर्ड की किताब में उठा के वो चैप्टर पढ़ो, उसके एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम लगाओ और एग्जाम्पल लगाओ, आपसे वो सॉल्व हो रहे होंगे। तो इसका मतलब यह है कि आप मेरी बात पर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि मैं इन राहों से गुजर चुका हूं, कई सारे बच्चों को मेंटोरिंग कर चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको उनकी मंजिल तक लेके जा चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल प्रेज टू ऑलमाइटी अल्लाह। तो आप या तो मेरी सुन सकते हो, या आपके वो सीनियर जो कि इन राहों पर आपसे पहले गुजरे, आप उनसे बात सुन सकते हो। यही हो सकता है। मैं आपको दोनों बताता हूं। अपनी वाली बात तो मैं इसी वीडियो में रख दूंगा कि क्या कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, किस तरह से आपकी प्रिपरेशन सिर्फ प्रिपरेशन नहीं रहेगी, आपके रिजल्ट ओरिएंटेड इफेक्टिव प्रिपरेशन बनेगी, उन चीजों को गाइड कर दूंगा। अगर आप ये सुनना चाहते हो कि आपके जो पुराने लोग हैं वो क्या है, तो आप उनको भी सुन सकते हो। आप कुछ नहीं करो, चैनल पे जाओ, और चैनल पे जाके ना आप यहाँ प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, तो आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट मिलेंगी। इसमें आपको एक मिलेगा एमडी कैट के रिजल्ट्स की प्लेलिस्ट। ये डिफरेंट हमारे जो टॉपर्स हैं, इसमें तकरीबन अभी 28 के करीब वीडियोस अपलोड हैं, और आती जाएंगी जाहिर है, जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा अपलोड करने का। अभी भी मेरे पास तकरीबन 14 एक वीडियो लाइन पे लगी हुई हैं, टाइम मिलने की देर होती है क्योंकि मैं अपना चैनल खुद ही हैंडल कर रहा होता हूं। तो ये सारे के सारे टॉपर्स हैं, इनसे सुनो इनकी क्या स्ट्रेटेजी रही, किस तरह से अच्छा पढ़ने वाले पढ़ते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग के हो तो सिमिलरली ई कैट रिजल्ट्स का एक फोरम अपलोड हुआ है, इनको सुनो आप। सिमिलरली अगर आप बिजनेस के हो तो भी एक अपलोड हुआ है, इसको सुनो आप। मतलब अभी सारी यूनिवर्सिटीज अपलोड नहीं हुई है। जैसे अगर मैं बताऊं तो हमारे पास ये सिर्फ इस साल के पीएमडीसी एमडी कैट के रिजल्ट्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, ये सिर्फ इस साल के हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ इस साल के रिजल्ट्स हैं। अभी इन सब की अपलोड नहीं हुआ है, अभी बाकी है ये सब। बाय द वे ये हमारी वेबसाइट पर अपलोड है, वेबसाइट है physicomatics.com, PHYSIKOMATICS। फिजिकोमेटिक्स वो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर मैं और सर हाशिम जिया हम दोनों कॉमनली पढ़ा रहे होते हैं, हम दोनों का जॉइंट प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए, ठीक है। अच्छा, इनकी सुन सकते हो। तो खैर, अब जरा पहले आप मेरी सुन लो, ठीक है। चलो अब जरा मेरी सुनते हो। देखो मेरे बच्चे, आपने मेरी जितनी भी बातचीत सुननी है ना, उसको आपने अनबाइज्ड होकर न्यूट्रल मैनर में, और आपने पहले से जो भी कुछ पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, सीखा हुआ है ना, उसको साइड में रख के सुनना है। देखो हमारा गोल क्या है, ई कैट एमडी कैट की प्रिपरेशन करना बहुत अच्छे तरीके से, ताकि हम क्या करें, ताकि हम अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी तक जा सकें। नंबर 1 मेरे बच्चे, आपको जो भी टॉपिक पढ़ते हो, आप में से अक्सर बच्चे वो होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन शुरू भी कर दी होगी। आप जो भी टॉपिक पढ़ते हो ना, आप उस टॉपिक को मेरा बेटा एक बार क्या करो, एक बार अपनी बुक से खोलकर पढ़ लो, आपकी जो भी रेलिवेंट टेक्स्ट बोर्ड की बुक है। अभी मैंने आपको नस्ट यूनिवर्सिटी का पेज दिखाया था, वो क्या कह रहे थे कि आपको हर टेक्स्ट बुक को पढ़ना है। इसका एक ही मतलब है कि आपको जो लेक्चर दिया जा रहा है वो लेक्चर आपने पढ़ा, और वो लेक्चर देखने के बाद आप इस काबिल हो गए कि कोई भी बोर्ड की किताब पढ़ सकते हो, तो ठीक है। तो
सबसे पहले आपने कोशिश ये करनी है कि जो भी आप टॉपिक पढ़ो उस टॉपिक को अपने बोर्ड की किताब से पढ़ो। तो अगर आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो या किसी ऐसे इदारे में पढ़ रहे हो जहां पर आपको जब टॉपिक दिया जाता है या जब आप टॉपिक का लेक्चर लेते हो उसके बाद आप अपने बोर्ड की किताब नहीं पढ़ सकते, या बोर्ड में लिखी हुई चीजें या बोर्ड की बुक की लिखी हुई चीजें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं लेक्चर के पॉइंट्स को, तो ये मसला है, फिर ये एक बड़ा सा रेड फ्लैग है। अच्छा चलो आगे चलते हैं। फिर मेरा बेटा आपने जब वो टॉपिक पढ़ा तो उस टॉपिक की वजह से आप चेक करो कि क्या आप अपने बोर्ड की किताब के जो एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम है और एग्जांपल्स हैं क्या ये सॉल्व कर सकते हो। ये मैं आपको एक चेकलिस्ट दे रहा हूं करने के लिए, क्योंकि टॉपर्स यही सब करते हैं। इस साल का जो सिंध की पहली पोजीशन है सैयद महमूद, उसका इंटरव्यू यहां पर मौजूद है। ये जो बच्चा है सैयद महमूद, ये हमारे ही बैच का बच्चा है, इसका इंटरव्यू यहां पर मौजूद है। अगर आप देखोगे तो बिल्कुल आप जब चैनल पर जाओगे तो चैनल के ऊपर जो होम स्क्रीन के ऊपर इसका मैंने इंटरव्यू करके रिकॉर्ड किया हुआ है। ये हमारे बैच 2 का था या 3 का था, तो आप इसकी पूरी जर्नी सुनो। 26 मिनट का इंटरव्यू है। ये आपको बताएगा कि कैसे ये लेक्चर लेने के बाद डिफरेंट रिसोर्सेज से प्रैक्टिस किया करता था और प्लेटफॉर्म की रिसोर्सेज से भी प्रैक्टिस किया करता था। तो ये चीज होती है अपने आप को चेक करना। देखो अभी आप तैयारी करने के मरहले में हो, आपको जो पढ़ा दिया गया आपको लगता है यही हरफ आखिर है। पेपर वालों ने आपको जो पढ़ाया गया है उसके हवाले से क्वेश्चन नहीं पूछने। देखो मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में झूठ बोलने का कल्चर बहुत आम है। यही वजह है कि हम लोग जो है ना तबाही के दहाने पर हैं। झूठ कैसे बोला जाता है मैं आपको मिसाल बताता हूं, क्योंकि मैं खुद इन सारे बड़े ब्रांड्स में तकरीबन रहा हूं। मैं कराची में रहता हूं, तो कराची में जो सबसे बड़ा ब्रांड है मैं उसके साथ भी रहा हूं 5 साल एसोसिएट, ठीक है। और जो उसके अलावा भी ब्रांड्स है, अगर वहां रहा नहीं भी हूं तो वहां से ऑफर जरूर रहेंगे। तो मुझे पता है बिहाइंड द डेस्क काम कैसे होता है। बहुत सिंपल है। आपको कोई एक टॉपिक पढ़ा दिया गया, अगर वो टॉपिक पूरा नहीं पढ़ाया गया तो और आप उससे पेपर में क्वेश्चन आ गया तो सबसे कॉमन स्टांस उसका ये रहेगा उस इदारे का जिसने आपको ये टॉपिक पढ़ाया है कि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। मैं आपको बहुत दावे से ये बात कह रहा हूं कि फिजिक्स के अंदर ई कैट में, एमडी कैट में पिछले 5 साल में एक सवाल भी आउट ऑफ कोर्स नहीं आया। बहुत दावे से कह रहा हूं मैं ये बात। हो सकता है केमिस्ट्री में आया हो, मैं उसका सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं हूं। बायो में आया हो, मैं नहीं हूं। तो सर फिर ये जो डिफरेंट लोग एहतजाज कर रहे होते हैं उसकी रीजन बता रहा हूं। देखो मेरा बेटा, सिलेबस एक वो होता है जो पीएमडीसी ने डिफाइन किया है, एक वो होता है जो आपने खुद डिफाइन किया या आपके टीचर ने डिफाइन किया आपको पढ़ाते हुए। अगर मिसाल देता हूं मैं आपको, मिसाल के तौर पे पिछले साल पीएमडीसी ने फिजिक्स के सिलेबस में वेक्टर्स को ऐड करा। उससे पहले तक वेक्टर्स नहीं था, लेकिन वेक्टर्स को पढ़ाना जरूरी था। वेक्टर सिलेबस में एक तरह से था। किस तरह से भाई? पीएमडीसी वालों ने कहा था कि आप पिछले साल से पीछे की बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा था कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आप पूरा का पूरा कूलम्स लॉ पढ़ रहे होते हो। अब कूलम्स लॉ क्या है कि फोर्स बिटवीन द 2 चार्जेस के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं ना। तो अगर आपको 2 फोर्सेस ऐड करनी है, सर क्या मतलब भाई? मान लो आपके पास यहां पर एक चार्ज है Q1, यहां पर एक चार्ज है Q2 और यहां पर एक मासूम चार्ज रखा हुआ है आपके पास Q3। अगर मैं आपसे पूछूं Q3 पर लगने वाली नेट फोर्स बताओ, तो Q3 पर एक फोर्स तो Q1 लगा रहा होगा, एक फोर्स Q2 लगा रहा होगा। अगर आपने Q3 पर लगने वाली नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करोगे? आप जो फोर्स 1 लगा रहे हैं 3 पर उसको जोड़ोगे और जो फोर्स 2 लगा रहे हैं 3 पर उसमें जोड़ोगे, और ये सम कैसा होगा? वेक्टर सम। अब आपके कोचिंग वालों ने तो आपको वेक्टर्स पढ़ाया ही नहीं, ये बोल करके वेक्टर्स तो कोर्स में ही नहीं है। जब वेक्टर्स कोर्स में नहीं है तो तुम इसको जोड़ोगे कैसे? कैसे जोड़ोगे आप? इसका मतलब वेक्टर्स पढ़ना जरूरी है। चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को भाड़ में डालो। उसी साल जिस साल वेक्टर्स पीएमडीसी ने नहीं लिख के दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म था सिलेबस में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। दैट फोर्स इज बाय द वे गिवन एज F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस ऑफ B। ऐसे। अब अगर मैं आपको वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दे दूं IJK में और आपको बोलूं फोर्स कैलकुलेट करो, चार्ज दे दूं, आपको क्रॉस प्रोडक्ट तो निकालना ही नहीं आता, क्योंकि आपने वेक्टर्स तो पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि आपके कोचिंग वालों ने कहा था कि वेक्टर्स पीएमडीसी के सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब आपको मसला नजर आ रहा है?
मेरे बच्चे, मेरा दिल बहुत दुखता है इस बात के ऊपर। यही वजह है कि अगर आप जाओगे ना, मैंने हर उस बच्चे के लिए, मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी एक भी ऐसा बच्चा रहे जो इसका शिकार हो जाए। मैंने हर उस बच्चे के लिए, देखो यहाँ क्या किया हुआ है, आप ये देखो, यहाँ पे मैंने ई कैट एमडी कैट की कंप्लीट प्लेलिस्ट यहाँ पर अपलोड की हुई है। देखो गौर से, ये नजर आ रहा है आपको? कहाँ चली गई कंप्लीट प्लेलिस्ट? ये देखो इधर, ये ई कैट नेट एमडी कैट की क्लास 11 की प्लेलिस्ट है। इसमें आपके पास तकरीबन, ये यहाँ पे आपको दिखा भी देते हैं, और ये आपके पास क्लास 12 की प्लेलिस्ट है। आप में से कोई भी बच्चा अगर फिजिक्स को तमीज से पढ़ना चाह रहा है ना, सिर्फ एंट्री टेस्ट के लिए, तो ये उसकी पूरी प्लेलिस्ट यहां पर अवेलेबल है। ये वही मेरे बैच के लेक्चर्स हैं जो पिछले साल दिए हैं, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हर साल बच्चे को वेक्टर्स पढ़ाया है। क्यों? क्योंकि हम बच्चे से झूठ नहीं बोला जाता, ये प्रॉब्लम है। ये इसी तरीके से क्लास 12 की प्लेलिस्ट है, सब कुछ अपलोड है यहाँ पे, सब चीजें अपलोड है, ठीक है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपलोड ना हो इसके अंदर। चलो वापस आते हैं। तो मेरा बेटा, अब देखो, मैं आपको एक चेकलिस्ट दे रहा हूं, या ये बता रहा हूं कि आपने क्या स्ट्रैप्स अवॉइड करने। अब जब इंस्टीट्यूट ने नहीं पढ़ाया और कोई इस तरह का सवाल आ गया, तो वो क्या होगा? आउट ऑफ कोर्स हो जाएगा। अब आप अपने जहन में खुद ही लेबलिंग कर लेना, कौन कौन से इदारे वाले ज्यादा शोर मचाते हैं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस को लेकर। तो सिलेबस से तो कभी आउट क्वेश्चन आया ही नहीं था, आपको पढ़ाया नहीं गया था, तो इसलिए अब उन्होंने अपनी गलती, अपनी कोताही को कवर करना था, आपका साल दांव पे लगा दिया, और अपनी गलती को कवर करने के लिए झूठ बोला कि ये आउट ऑफ सिलेबस था। ये बातें इस तरह नहीं होती। अगर इतना ही आउट ऑफ सिलेबस होता ना, तो पीएमडीसी वाले उस पर एक्शन लेते, कि इसको नलीफाई करते। ये मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं, केमिस्ट्री बायो का मुझे कंसर्न नहीं है, ना मुझे पता है, हो सकता है उसमें वाकईतन आउट ऑफ सिलेबस हो, वो आपको कोई पढ़ाने वाला टीचर बता सकता है। फिजिक्स को मैं दावे से कह सकता हूं कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया कभी भी, तो आपको टॉपिक पूरा नहीं पढ़ाया जाता, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखो मेरा बेटा, तो अभी भी अगर आप किसी ऐसी जगह पर हो, इसका आसान सा तरीका है, परेशानी की बात नहीं है। आसान सा तरीका क्या है? आपने कोई तो चैप्टर पढ़ लिया होगा ना, उस चैप्टर को अपनी बुक से पढ़ के देख लो। अगर आपको वो चैप्टर अपनी बुक से समझ में आ रहा है तो इसका मतलब ठीक है। और आसान तरीका है, अगर फिजिक्स का ही टॉपिक है, तो मैंने क्लास 11 और 12 की पूरी प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है। इसमें से वो चैप्टर जो आप पढ़ चुके हो, इस चैप्टर पर जाओ, रेलिवेंट दरमियान से देख लो। अगर सारे टॉपिक आपने पढ़े हुए तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, कोई परेशानी की बात नहीं है। फिर दूसरा आपको चेक करने का तरीका क्या होता है कि भाई आप अपने पास एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम और एग्जाम्पल अपनी बुक की करने के काबिल हो जाओ, और दूसरे बोर्ड की भी करने के काबिल हो जाओ। समझना आप इस बात को। देखो बच्चे का ना एक कंसर्न ये रहता है कि सर मुझे एक बात ये बताएं कि ये सवाल तो फेडरल बोर्ड का है, ये सवाल सिंध का है, ये बलूचिस्तान का है, ये केपी का है। नहीं मेरे बेटा, ऐसा नहीं है। देखो समझो इस बात को। न्यूटन ने 1600 के आसपास अपने 3 लॉज दिए थे। तब तो पाकिस्तान का वजूद भी नहीं था, बर्रे सगीर में मुगलिया सल्तनत थी। तब 3 लॉज दिए थे न्यूटन ने उस जमाने में। न्यूटन ने कहीं ये बात कही थी कि ये जो मेरे कानून है ये सिंध के अंदर अलग तरीके से लिखना, पंजाब में ऐसे नहीं लिखना, केबी में ऐसे लिखना? नहीं कही थी। ये हमने अपनी नाअहली निकम्मेपन को छुपाने के लिए किया हुआ है कि ये पंजाब का है, ये सिंध का है, ये बलूचिस्तान का है। मेरा बेटा एक चैप्टर है वेक्टर्स, एक चैप्टर है मोशन इन 1 डायमेंशन। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर वो किसी की किताब में लिखा हो। लफाजी तब्दील हो सकती है, अल्फाज बदल सकते हैं लिखने वाले के। भाई मैं आपको कुछ बोल रहा हूं, आप आगे किसी को कम्युनिकेट करते हो, 3 लोग कम्युनिकेट करते हैं, एक अलग अंदाज में करेगा, एक अलग अंदाज में, एक अलग अंदाज में, लेकिन सेंट्रल आइडिया तो सेम होगा। कोई ये तो नहीं कहेगा कि मैंने किसी को बुरा भला कहा या मैंने किसी को कुछ और कह दिया। जो बात मैं अभी आपसे कर रहा हूं वही बात कम्युनिकेट करेगा, बस अपने अपने अंदाज में करेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है। अब यही चीज देखो, जब मैं ये मेरे पिछले साल के ना बैच के लेक्चर्स हैं। अभी भी जब हम बैच के लेक्चर्स देते हैं ना, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं। जैसे ये फिजिक्स का फोल्डर आपको नजर आ रहा है, हम बच्चों को सारे बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक दे देते हैं। देखो सारे बोर्ड की टेक्स्ट बुक दे दी, ये हमारे पोर्टल पर अपलोड हुई हुई है चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं। हर बोर्ड की टेक्स्ट बुक मैंने यहां पे बच्चों को दे दी, उठा के सबकी दे दी कि भाई जहां से तुम्हारा दिल करता है ना पढ़ो वहां से। क्योंकि हमें अपने कंटेंट को लेकर यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो हमने पढ़ाया है बच्चे को वो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर मिल रहा होगा। तो ये नेशनल बुक फाउंडेशन की नई किताब है जो इस साल आई है, वो भी दी है हमने बच्चे को। बच्चे बोलते हैं ना, कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप नए बोर्ड की किताब के लिहाज से पढ़ा रहे हैं पुराने के लिहाज से। ये उसका जवाब है। ये देखो, ये नेशनल बुक फाउंडेशन की नई किताब है जो इस साल आई है। इस साल आई है या पिछले साल आई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। बहरहाल नई किताब है ये,
ये नई किताब है। सिमिलरली ये क्लास 12 की भी इसकी नई किताब है, ठीक है। सिंध बोर्ड की भी नई किताब अवेलेबल है, अब वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। अच्छा, सिंध बोर्ड की पिछले साल की भी दी हुई है कि भाई तू पढ़ ले, जिससे तेरा दिल करता है पढ़ ले। अच्छा, इसी तरीके से पंजाब बोर्ड की क्लास 11 की नई किताब आ चुकी है, वो भी दी हुई है, ठीक है। ये पंजाब बोर्ड की नई किताब है, इस साल की सिर्फ 11 की आई है, अब तक 12 की नहीं आई है, ठीक है। तो ये नई किताब है, तो ये हमारे पोर्टल पे ही मौजूद होता है, ये पोर्टल में फिजिक्स के फोल्डर में। तो बताने का मकसद ये था कि देखो मेरा बेटा, अगर तो आप सही चीज पढ़ रहे हो ना, अपने मुस्तकबिल के साथ सिंसियर हो, तो कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपने ये चीजें चेक कर ली। अच्छा, अब और क्या होता है मेरा बेटा, आप जो है ना पास पेपर्स पकड़ो, आप जो है ना क्या करो, पास पेपर्स उठाओ और उस चैप्टर के पास पेपर सॉल्व कर लो। उस चैप्टर के क्या करो, पास पेपर सॉल्व कर लो। आपने उस चैप्टर के पास पेपर सॉल्व कर लिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो आपको पढ़ाया गया उससे आपका सवाल कवर भी हो रहा है या नहीं हो रहा। अब यहां पे आती है एक और दिक्कत, सर पास पेपर मिलेंगे कहां से? मेरा बेटा, जो आपका इदारा है जहां से आप पढ़ रहे हो, वो आपको जो क्वेश्चन शीट दे रहे होंगे उनमें पास पेपर्स होने चाहिए। बहुत सारे बच्चों के साथ मसला ये होता है कि उनको जो पास पेपर्स हैं वो बिल्कुल साल के आखिर में दिए जाते हैं। नहीं, ये तरीका गलत है। पास पेपर साल के आखिर में देने की रीजन अक्सर ये जगह पे ये होती है क्योंकि वो टॉपिक उस अंदाज में पढ़ाया ही नहीं गया जिस अंदाज में पास पेपर में पूछा गया है। तो अब अपनी गलती को कवर करना है, आखिर में टाइम कम है, बच्चा पैनिक करेगा, तो पास पेपर दे दो, बोलो ये पहले सिलेबस कुछ और था तब ये क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब सिलेबस ये अब नहीं आएंगे ये क्वेश्चन। ये सबसे कॉमन टोपी है। और चूंकि हम सब कामचोर है फितरतन, तो बच्चा जो है वो ये वाली टोपी को आराम से एक्सेप्ट कर लेता है, बोलता है ठीक है सर कोई मसला नहीं है, आपने तो सब पढ़ाई दिया है, वो हमारा कसूर है अगर हमें नहीं मिल रहा। हम यहां पे किस तरह से करते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। हम किस तरह से करते हैं यहां पे, मैं अपनी मिसाल से बात शुरू करता हूं ना, किसी और की मिसाल पे क्यों जाए। ये अभी मिसाल के तौर पे मैं पढ़ा रहा हूं और मैं तकरीबन 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 अभी तक 7 चैप्टर पढ़ा चुका हूं बैच 1 वालों को। लास्ट मैंने लेट से अभी न्यूक्लियर फिजिक्स तो कंटिन्यू है, मैंने एटॉमिक फिजिक्स तक पढ़ाया। एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हमने बच्चों को शीट्स दी, ये देखो 4 लेक्चर में ये हमने पूरा करा और हमने बच्चों को शीट्स दी। अच्छा सर शीट्स कहाँ होंगी ये भी दिखा दे जरा। अब ये मेरा बेटा हमारे पास आ गया प्रैक्टिस मटेरियल, ये प्रैक्टिस मटेरियल आ गया एटॉमिक फिजिक्स का। अब ये मेरा बेटा हमने प्रैक्टिस शीट दी। अब ये टॉपिकल शीट्स है सारी की सारी खोल देते ना बारी बारी ताकि आपको नजर आ जाए। अब ये सारी टॉपिकल शीट्स हैं, ये बच्चों को मिल गई। अब ये बहुत थ्योरी एंड रिजल्ट्स के ऊपर ये सारी शीट्स चलती जा रही हैं चलती जा रही हैं चलती जा रही हैं। अब ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना ये आपको पास पेपर्स में मिलेंगे। सर कौन से पास पेपर्स में? इसमें इंजीनियरिंग के भी पास पेपर्स हैं, मेडिकल के भी हैं। ये एक और फायदा है। अमूमी तौर पर इंजीनियरिंग के बच्चों को इंजीनियरिंग के पास पेपर दिए जाते हैं, वो भी आखिर में। मेडिकल के बच्चों को मेडिकल के दिए जाते हैं, वो भी आखिर में। हम यहां पे क्रॉस पास पेपर्स देते हैं हर बच्चे को, यानी कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के मिला के, और सिर्फ मिला के नहीं, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज, ताकि बच्चा वहीं अपने आप को जज करे कि भाई हमने ये टॉपिक पढ़ा है तो हमसे ये सवाल बन क्यों नहीं रहा। अब ये मैं आहिस्ता आहिस्ता लेके जा रहा हूं। आप पास पेपर्स की डिफरेंट किताबें उठा लेना, उसमें ये क्वेश्चन देख लेना, आपको मिल जाएंगे। ये बोहर की थ्योरी है। फिर ये आपके पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। जो भी कोई आप अच्छा मटेरियल उठाओगे उसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, लाजमी मिल रहे होंगे। और क्वेश्चन भी ऐसे हल्के फुल्के नहीं होते, बल्क में क्वेश्चंस होते हैं। मतलब 78 क्वेश्चन एक शीट के अंदर है तकरीबन, देख रहे हो। अब ये लेजर और एक्सरे के टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन चल रहे हैं, चले जा रहे हैं। अब ये ग्राफ के क्वेश्चन आ गए, सब तरह के क्वेश्चन हैं। तो ये मेरा बेटा आपको मैं चेकलिस्ट दे रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यही चीज पढ़ो, ये तो हम अपने बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं ना। आप जहां भी पढ़ रहे हो अच्छी बात है, आप देखोगे जो चैप्टर आपको पढ़ाया गया है क्या आप उसके टॉपिकल पास पेपर सॉल्व कर पा रहे हो, क्या आप बुक पढ़ पा रहे हो, क्या आप एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम या एग्जांपल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो फिर आपके लिए ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। अब मेरा बेटा हमारे पास, अब ये चीज मैं बताया तो बाकी मैंने आपको बता दिया कि मजीद आपने इसके अंदर क्या ट्रैप अवॉइड करने। एक, कम नहीं पढ़ना, ज्यादा पढ़ लो कम नहीं पढ़ना। दूसरा, पास पेपर साथ साथ करने, शुरू से करने, प्रैक्टिस शुरू से करनी है। आप ये जितने टॉपर्स मैंने आपको बताए ना, जिनका इंटरव्यू मैंने आपको यहां दिखाया कि भाई इनका इंटरव्यू सुनो, ये वो लोग हैं जो कामयाबी से मुराद यहां पे हमने क्या पैरामीटर रखा है, अपने यूनिवर्सिटी में पहुंच चुके हैं। तो इनसे सुनो, आप सुनोगे कि ये सारे बच्चे आपको क्या बता रहे हैं। ये सारे बच्चे ये बता रहे हैं कि यार हम प्रैक्टिस बहुत किया करते थे, हमने बल्क में प्रैक्टिस की है। वो बच्चा जिसकी फर्स्ट पोजीशन आई है उसको सुनो। इसी तरीके से एक बच्ची और है जिसका मैं आपको इंटरव्यू रिकमेंड करता हूं कि आप लाजमी सुनो। ये बच्ची है, यहां पर होगी,
ये बच्ची है अरीबा। सिमिलरली इस बच्ची का सुनो खतीजा, ये इंप्रूवर बच्ची थी। इनके अरीबा का सुनो, इसकी एनईडी यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट में 3rd पोजीशन थी पूरे कराची में, प्री मेडिकल से। ये प्री मेडिकल की बच्ची है, हमने इसको कोर्स कंप्लीट करा दिया था एनईडी तक, तो इसने एनईडी का इम्तिहान भी दिया था, तो इसकी एनईडी में 3rd पोजीशन थी। और ये इसके अंदर पीएमडीसी एमडी कैट के अंदर कराची के अंदर इसका 7th रैंक था। सिमिलरली ये खतीजा बच्ची है, इसकी सखर के अंदर 3rd पोजीशन थी और ये इंप्रूवर थी। मतलब विल यू बिलीव, पिछला साल की जिसमें बेचारी का दाखिला नहीं हुआ और इस साल सखर की लिस्ट के अंदर 3rd रैंक पे थी ये बच्ची। तो आप सुनो ये क्या बताएंगे, ये सबका कॉमन यही था, प्रैक्टिस बहुत की, टेस्ट बहुत सारे दिए, बहुत सारे टेस्ट दिए, ग्रैंड टेस्ट बहुत सारे दिए, फुल लेंथ पेपर्स, फुल सिलेबस टेस्ट जिसे हम कहते हैं, वो बहुत सारे दिए। तो ये मेरा बेटा कॉमन चीज है। मैं बात को समेटने की तरफ जाता हूं। एक अच्छी तैयारी आप कैसे कर सकते हो? टॉपिक को इस अंदाज में पढ़ना कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सबसे सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो हमें पता कैसे चलेगा? वही का सिलसिला तो 1400 साल पहले खत्म हो गया, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? आप किसी भी बोर्ड की किताब उठाओ, पढ़ो, देखो, किसी भी बोर्ड की किताब के क्वेश्चन लगाओ, सॉल्व करो, एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम एग्जांपल। आप अपनी यूनिवर्सिटी के पास पेपर उठाओ तो उस चैप्टर के सवाल, भाई अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया तो उस चैप्टर के सवाल आपसे बनने चाहिए, यही मतलब होता है चैप्टर पढ़ने का। और क्या मतलब है? ठीक है, मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि पेपर करीब आ रहा होगा तो ऊपर से तुम्हारे ऊपर कुछ नाजिल हो जाएगी बरकत और तुम्हारे से अचानक सवाल बनना शुरू हो जाएंगे। ये अचानक कुछ नहीं होता, ये सब साथ साथ ही होती हैं चीजें, ये मैंने बता दिया। फिर मैंने बताया कि जो टॉपर्स होते हैं, जो अपनी यूनिवर्सिटी में अच्छे मार्क्स सिक्योर करते हैं एडमिशन टेस्ट में, वो किस तरह प्रिपेयर करते हैं? बल्क प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का कोई नेमुल बदल नहीं है। प्रैक्टिस 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 विल इवेंचुअली मेक यू परफेक्ट। प्रैक्टिस ज्यादा करने से होता क्या है? आप जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है उनसे फेमिलियर होते जाते हो। आपका दिमाग, अल्लाह ने ऐसी खूबसूरत चीज रखी है यहां, आप फेमिलियर होते जाते हो कि यार अच्छा इस सवाल में ये कॉन्सेप्ट है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। आप फेमिलियर होते जाते हो, आपको पता चलता जाता है, देख के पिक करते हो। 1 मिनट में एक सवाल छोड़ो, आपसे 30 सेकंड में सवाल बनता है। क्यों? आपका दिमाग चूंकि वो पहले ही प्रोसेस कर चुका होता है, आपको पता होता है इसमें ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये स्टेप है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। फिर टेस्ट बहुत देते हो, जाहिर है आप तैयारी कर रहे हो और इम्तिहान दे नहीं रहे। आप क्या कर रहे हो? आप जिंदगी भर नेट प्रैक्टिस कर रहे हो। नेट प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा जब तक एक्चुअल पिच पे जाके बैटिंग नहीं करोगे आप। एग्जाम प्रेशर, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस फील करना, अपने आप को लीडर बोर्ड में देखना कि यार मैं कहां खड़ा हूं, मेरे साथ के लोगों के 100% मार्क्स आ रहे हैं, मेरे 30% आ रहे हैं, मैं क्यों इतना निकम्मा ना है लूं। एक चीज होती है खुद से प्रैक्टिस करना, एक चीज होती है टेस्ट एनवायरनमेंट में टेस्ट देना, टाइमर लगा के टेस्ट देना। टाइम मैनेजमेंट सीखो, प्रेशर फील करो, फुल सिलेबस टेस्ट दो। इससे आपको पता चलता है कि आपका एग्जाम एटीट्यूड कैसे डेवलप हो रहा है। एग्जाम एटीट्यूड डेवलप करना एक बड़ा स्किल और एक बड़ा आर्ट है। रिवीजन करना एक आर्ट है, ये थोड़ी होता है। अगर मैंने मिसाल के तौर पर मैंने भी दिखाया 43 मैंने क्लास 12 के अंदर, और मैं आपको एक बड़ी बात दावे से कहता हूं, 43 मैंने क्लास 12 के लेक्चर्स डाले हुए, 24 मैंने क्लास 11 के डाले हुए। आप इन सबके आवर्स जोड़ोगे ना, ये जो मैं ई कैट एमडी कैट नेट के लिए कोर्स डाला हुआ है उसकी बात कर रहा हूं यूट्यूब पे, जोड़ोगे ना 300 आवर्स का ये कोर्स है। आप किसी अच्छे से अच्छे कोचिंग में भी पढ़ रहे हो ना, अच्छे से अच्छे कोचिंग में, नाम में नहीं लेता, अच्छे से अच्छे कोचिंग में पढ़ रहे हो, वो आपका पूरा फिजिक्स का कोर्स मुकम्मल कराएंगे 100 आवर्स के अंदर। जितना वो आपको 100 आवर्स में मुकम्मल कराएंगे ना, उससे 3x ज्यादा मैंने यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल किया है। और ये मेरे नजदीक अभी क्रैश कोर्स है। जो लोग मेरी डिटेल लेक्चर सीरीज से वाकिफ हैं वो समझ जाएंगे मैं इसको क्रैश कोर्स क्यों कह रहा हूं, क्योंकि डिटेल लेक्चर सीरीज की तो क्या बात है, उससे मुझे बहुत मोहब्बत है, वो मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं बहुत दिल से वो सीरीज बना रहा हूं। आप में से जो लोग उसे फॉलो करते हैं डेफिनेटली पता होगा, उसमें लंबी जरूर होती है हर टॉपिक के अंदर, एक एक टॉपिक को 1.25 घंटा 1.5 घंटा, लेकिन उसके बाद जो कॉन्सेप्ट का फ्लेवर आता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो देखो। अगर आप ई कैट एमडी कैट नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए वो क्रैश वाली सीरीज भी बहुत है, कोई टेंशन नहीं। हाँ, अगर आप 11 में हो, मैट्रिक में हो, आपका कोई भाई बहन कजन 11 मैट्रिक में, आप उसके साथ भलाई करना चाहते हो तो उसको बोलो फिजिक्स इस तरह सीख ले डिटेल लेक्चर सीरीज से। वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करके साल में मुकम्मल कर दूंगा क्लास 12 के जो क्वेश्चंस, जो टॉपिक्स बाकी हैं। ठीक है, खैर वापिस आते हैं। तो इस तरीके से ना हमारे पास मेरा बेटा क्या होता है, तैयारी की जाती है।
अब मेरे बच्चे और आपके पास क्या है, यही सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब फिर मेरा बेटा आपके पास आपकी तैयारी में एक और चीज जो की रोल प्ले करती है ना, वो आपके पास रिवीजन है। आप नोट करना, बहुत सारे 90% प्लस इदारों में रिवीजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उनको लगता है बच्चे का एक बार कोर्स मुकम्मल करा दिया, बोझ सर से उतारा, फेंक दिया उठा के। आप ये जितने इंटरव्यू सुनोगे इसमें आप देखोगे कि इन्होंने कोर्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज किया था। उससे फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अभी देखो मेरा बेटा, हम लोग ना एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में जिस तरह लेके चलते हैं, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप हमसे ही पढ़ो, मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूं। ये वही गाइडेंस है जो हम अपने बच्चों को देते हैं। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि पहले एक बार कोर्स मुकम्मल करो, टेस्ट दो, प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, पास पेपर करो, लेक्चर टाइट अच्छे तरीके से पूरे करो। फिर उसके बाद 5-6 महीने पहले तक कोर्स पूरा हो गया, फिर क्या करो, फिर रिवीजन स्टार्ट करो। रिवीजन में आपके वो पॉइंट्स क्लियर होंगे जो आपने सोचे भी नहीं थे। सेकेंड टाइम पढ़ने में हमेशा पॉइंट ज्यादा क्लियर होते हैं। जैसे अभी हमारा बैच 1 चल रहा है, इसका सिलेबस इंजीनियरिंग वालों का तो खैर दिसंबर में ही हो गया, मैं मेडिकल की बात कर रहा हूं। एमडी कैट का जो बैच 1 हमारे पास चल रहा है, उसका सिलेबस अप्रैल तक मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद उनका सेकेंड टाइम रिवीजन होगा अगले 3 महीने में, फिर थर्ड टाइम रिवीजन होगा। तो पीएमडीसी एमडी कैट से पहले, नम से पहले उनका 3 दफा रिवीजन हो चुका होगा। अभी उनके रेगुलर टेस्ट चल रहे हैं। फिर जब सेकेंड टाइम रिवीजन होगा फिर टेस्ट होंगे, थर्ड टाइम रिवीजन होगा फिर टेस्ट होंगे। ग्रैंड टेस्ट अलग है, एफएलपीज अलग है, प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी हमने उनको एक सेट दिया हुआ है। जब अगली बार रिवीजन होगा एक नया सेट देंगे। तो सोचो, जब बच्चे को हम इतना ग्रिंड करेंगे, इतना रगड़ेंगे, बार बार उसको धक्का देके गिराएंगे। धक्का देके गिराने से मतलब फिजिकल असॉल्ट करना नहीं है भाई, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे मैं किसी को धक्का दूं ऐसे। धक्का देके गिराने का मतलब है एक मैदान में छोड़ दिया, टेस्ट मैदान है, छोड़ दिया, उसमें पीछे से धक्का दिया, बच्चा गिर गया टेस्ट में डिफिकल्ट क्वेश्चन देकर। तो बच्चे ने उससे सीखा, उसको टेस्ट पे सिर्फ धक्का देकर गिराते भी नहीं है, फिर हाथ भी ऑफर करते हैं, सोल्यूशन देते हैं ना, वापस उठाना भी बच्चे को हम नहीं है। बार बार गिरने से बच्चे को यह पता चल जाता है इस गड्ढे में यहां नहीं गिरना, इस मैदान में यहां खड्डा यहां नहीं गिरना। ये हम उसे गिरा गिरा के टेस्टिंग करते हैं भाई, और कोई ऑल्टरनेट नहीं है। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप अपने साथ जुल्म कर रहे हो, अपना टाइम पास कर रहे हो। ये चीजें आपको अगले साल इंप्रूवमेंट में समझ में आ रही होंगी, अभी नहीं समझ में आ रही तो अगले साल समझ में आएंगी आपको ये सारी चीजें। ऐसे ही होता है भाई। देखो खुद सोचो ना, कोई भी बच्चा अगर साइकिल चलाना शुरू करता है, क्या वो गिरेगा? नहीं गिरेगा, दांत भी टूटेंगे, घुटनी भी छिलेगी, सर भी फूटेगा, सब होगा। फिर वही बच्चा 1 व्हील पे भी साइकिल चला सकता है उसके बाद, प्रैक्टिस करने के बाद। रास्ता यही है, सदियों से यही रास्ता है। अब आपने देखना है आप अपना टाइम कैसे इफेक्टिव यूटिलाइज कर सकते हो। इसीलिए कहा जाता है जितनी जल्दी तैयारी शुरू करोगे उतना आपके पास रिवीजन का, बार बार टेस्ट देने का, बार बार ग्रैंड टेस्ट देने का, बार बार एफएलपी देने का टाइम आपके पास बढ़ जाए। अब मेरा बेटा, हम लोग आपको जब ये स्ट्रक्चर्ड मैनर में चीजें ऑफर करते हैं तो हम किस तरह से करते हैं ये भी सुन लो जरा। देखो भाई, नंबर 1, हमारा जो कोर्स है या हमारा जो अभी बैच है ये शुरू होने जा रहा है 30 जनवरी से। आज 20 जनवरी है, 30 जनवरी से कोर्स शुरू होने जा रहा है। नंबर 1 मेरा बेटा, आपको लाइव क्लासेस में कोर्स मुकम्मल कराया जाता है। लाइव क्लासेस में आपको कोर्स मुकम्मल कराया जाएगा। 0 से लेकर हीरो तक सारा कोर्स लाइव क्लासेस में होता है। फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, मैथ्स का भी, बायो का भी, इंग्लिश का भी, एलआर का भी, जनरल मैथ्स का भी, बिजनेस मैथ्स का भी, कंप्यूटर का भी, हर सब्जेक्ट का जो आपके एंट्री में पूछते हैं सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। और अच्छे से अच्छा कैलिबर का टीचर। सर उसका डेमो दे दें, भाई डेमो की कोई जरूरत नहीं है। ये मैं आपको बोल रहा हूं, physicomatics.com पे जाओ, ये आपको यहां पे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये रिजल्ट्स हैं सर, ये रिजल्ट्स अकेले बिलाल जिया ने प्रोड्यूस नहीं करे, ये बिलाल जिया की पूरी टीम है उसके साथ। बिलाल जिया की अकेली कोई हैसियत नहीं है, ये बिलाल जिया की पूरी टीम है जिसने ये रिजल्ट्स, ये एनईडी के अंदर ये 97 आउट ऑफ 100, ये आपके पास सेकंड पोजीशन 30 की एनईडी में, फिर ये 96, ये राउंड 1 के हाई अचीवर्स हैं। इसके बाद राउंड 2 के नीचे अलग आएंगे, ये राउंड 2 के हाई अचीवर्स हैं। सर ये पूरी टीम है। ये नस्ट वो यूनिवर्सिटी है जिसका एंट्री टेस्ट सबसे डिफरेंट होता है, सबसे डिफिकल्ट होता है। ये उसके हाई अचीवर्स हैं सर हमारे पास। और ये नस्ट 2025 के आएंगे सभी। और इसमें अभी हमने सिर्फ वो बच्चा लगाया हुआ है जो 150 अबव है। 140 अबव 240 तस्वीरें अलग हैं,
130 से 140 के बीच में तकरीबन 333 334 तस्वीरें अलग हैं। आप इस पे जाओगे ना तो आपको ये सारे हमारे यहाँ पे रिजल्ट्स मिल रहे होंगे। ये रिजल्ट्स हैं हमारे सारे, अब देखो जाके, ये पूरे रिजल्ट्स हैं हमारे भाई, ये रिजल्ट्स हैं। अक्सर पेरेंट्स जो होते हैं ना उनको लगता है यार ऑनलाइन में क्या ही तैयारी होती होगी, कैसे ही पढ़ाते होंगे, क्या ही कर लेते होंगे। ऐसा नहीं है बच्चे, मैं एक चैलेंज देता हूं, जिस क्वालिटी का यहां पर हम पढ़ा रहे हैं और जितने पैसों में पढ़ा रहे हैं, आपका इदारा उससे 10x पैसे ले रहा है और उसकी क्वालिटी का 1/10 भी नहीं दे रहा आपको। सही है। लाइव क्लासेस में कंप्लीट कोर्स होता है, नंबर 1 शेड्यूल्ड मैनर में होता है। सर टाइम टेबल क्या होता है? टाइम टेबल मेरा बेटा, आपके पास सैटरडे संडे को मेजर क्लासेस होती हैं, बाकी वीकडेज में भी क्लासेस होती हैं। आपको टाइम टेबल पूरा मिल जाएगा, परेशानी कोई भी नहीं है। जो भी आपकी क्लास होती है वो रिकॉर्ड होती है। अगर आप उस टाइम पे कॉलेज, कोचिंग, किसी की बर्थडे पार्टी में हो, कहीं और हो, नेट नहीं है, लाइट नहीं है, बारिश हो रही है, तो रिकॉर्डिंग आपको उसी दिन मिलेगी, आपके पोर्टल पर मिलेगी। हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिलेगी, हर लेक्चर के नोट्स मिलेंगे, हर लेक्चर के क्वेश्चंस मिलेंगे। अच्छा, और क्या होता है सर? नोट्स मिलता है मेरा बेटा, तो टाइम टेबल का मसला हल हो गया ना। अक्सर बच्चों का यही मसला होता है कि सर टाइम टेबल, भाई टाइम टेबल में यही देखना होता है ना कि क्लासेस क्लैश तो नहीं कर रही। क्लैश कर भी रही हैं तो फिर क्या करना है? फिर उसके बाद ये कि रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ना, परेशानी क्या है? दूसरी चीज, सर हमने तो ऑफलाइन ज्वाइन कर ली है, तो अब हम क्या करें? हमने आपकी बात भी सुनी, हमें यह भी समझ में आ गया कि हमारा ऑफलाइन कोचिंग ये सब चीजें ऑफर नहीं कर रहा जो आप कर रहे हैं। अब हम क्या करें? ऑफलाइन में तो पैसे भर दिए, तो मेरा बेटा एक नुकसान आपका हो गया है, एक नुकसान आप और कर रहे हो। आपका पैसों का नुकसान हुआ है ना, अब आप टाइम का नुकसान कर रहे हो। क्यों सर? आपने अपने आप को इवेल्युएट किया कि आप 4 महीने एक कोचिंग में पढ़ रहे थे और उसके बावजूद आप उसके टॉपिक के पास पेपर नहीं कर पा रहे, बुक नहीं पढ़ पा रहे, एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम नहीं कर पा रहे, तो पैसे तो जाया हुए। अब आप अपना पूरा साल भी वेस्ट कर रहे हो। ठीक है। अच्छा सर, हमारे पेरेंट्स ऐसे नहीं है कि वो दोबारा अफोर्ड कर सके, मुझे पता है। हम सब मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। हमारी फीस वो है जो आपकी पॉकेट मनी से भी कम होगी। ठीक है, उस पर भी अभी मैं आता हूं, खैर अभी आते हैं उस पर भी। लाइव क्लासेस हैं। इसके अलावा मेरा बेटा हमारे पास एक और फीचर है मल्टीपल टीचर्स का। क्या मतलब सर? मल्टीपल टीचर्स आपको कंप्लीट कोर्स पढ़ाते हैं। जैसे बायो में आपको 2 टीचर्स कंप्लीट कोर्स पढ़ाएंगे। आपको एक से नहीं समझ में आ रहा, दूसरे से पढ़ लो, दूसरे से नहीं आ रहा, पहले से पढ़ लो। फिजिक्स में आपको 2 टीचर्स पढ़ाते हैं, एक मैं पढ़ाऊंगा, एक साथ में और पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री में आपके 2 टीचर्स हैं, मैथ्स में आपके 2 टीचर्स हैं। एलआर भी आपके लास्ट टाइम 2 टीचर्स ने पढ़ाई है, अभी हमने एलआर शुरू नहीं करी है एमडी कैट वालों के लिए, 2 टीचर्स ने पढ़ाई है। जनरल मैथ्स जो हमारे पास ई कैट बी कैट के बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे पूछो, जनरल मैथ 2 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, पहले एक पढ़ा रहे थे अब दूसरे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीपल टीचर्स, और दोनों की रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, रिकॉर्डिंग सबकी मिलेगी। अच्छा सर, और क्या है इस पे फैसिलिटीज? इसके अलावा मेरा बेटा आपको टीपीपीज मिलती है। सर ये टीपीपीज क्या है? टॉपिकल पास्ट पेपर्स, टॉपिकल प्रैक्टिस क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको भी दिखाया था, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी ना, ये शीट्स, ये हर टॉपिक की ऐसी शीट्स मिलती हैं, ये शीट्स मिलती हैं ऐसे ही। और आपको सिर्फ ये शीट्स नहीं मिलती, आपको इन शीट्स के वो भी मिलते हैं, सॉल्यूशन भी मिलते हैं। मतलब आपको इसमें से जितने मुश्किल वाले क्वेश्चन होंगे ना, उनके सॉल्यूशन भी आपको दिए जाएंगे। जितने मुश्किल क्वेश्चन होंगे उनके आपको सॉल्यूशन भी दिए जाएंगे। ये मेरा बेटा जैसे आपको शीट्स नजर आ रही है ना, बिल्कुल ऐसे ही आपको हर चैप्टर की, हर टॉपिक की जो शीट्स है ना, वो आपको मिलती है। और साथ ही साथ सिर्फ शीट्स नहीं मिलेंगी, आपको इन टॉपिक के जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उन शीट के, आपको उनका सॉल्यूशन भी मिलेगा। मतलब पूरी शीट का नहीं मिलेगा भाई, जाहिर है शीट के अंदर वही क्वेश्चन होंगे जो लेक्चर में बताई गई हैं चीजें, तो उसके डिफिकल्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको दिया जाता है। अच्छा सर, और क्या होता है? फिर मेरा बेटा आपके पास बाई वीकली टेस्टिंग होती है। बाई वीकली यानी कि हर दूसरे हफ्ते आपका टेस्ट है। आंधी आए, क्यामत आए, ईद आए, बकरा ईद आए, कोई चीज आ जाए, आपका टेस्ट है। टेस्ट आपका सिर्फ टेस्ट नहीं है, टेस्ट के बाद आपका रिजल्ट पब्लिश होता है लीडर बोर्ड, उसमें जो आपके टॉप 10 अचीवर्स हैं उनका नाम आएगा रोल नंबर के साथ। इसी तरीके से मेरा बेटा आपको इस टेस्ट का रिजल्ट मिलेगा, आपको इस टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, इस टेस्ट का रिटन सॉल्यूशन मिलेगा। भाई आपका क्वेश्चन गलत हुआ, क्यों गलत हुआ चेक तो करो। आपको इस टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, टेस्ट की डिस्कशन मिलेगी, आप चेक करो कि भाई मुझसे ये गलती हुई थी ताकि अगली बार ना हो। आप अपनी मिस्टेक कॉपी बनाओ, नोट्स इंप्रूव करो अपने आप।
अच्छा सर, और क्या है? इसके अलावा मेरा बेटा आपको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी डे 1 से मिल जाती है। क्या मतलब सर? कंप्लीट कोर्स जो पिछले साल जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने आपको अपनी फिजिक्स की दिखाई, ऐसे ही केमिस्ट्री की, बायो की, मैथ्स की, इंग्लिश की, एलआर की, जनरल मैथ्स की, आगा खान की जो मैथ्स रीजनिंग होती है उसकी, कंप्यूटर की, सबकी रिकॉर्डिंग आपको डे 1 से अवेलेबल है। पिछले साल की रिकॉर्डिंग जो हमने 24-25 वालों को पढ़ाया था, ये डे 1 से अवेलेबल होती है आपको रिकॉर्डिंग। कोई चाह रहा है मैं लाइव क्लासेस ना लूं, कोई इशू नहीं है, पिछले साल की रिकॉर्डिंग देख ले। साथ ही साथ बैच 1 वालों को इस साल हमने जो कुछ पढ़ाया ना उसकी भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। यानी कि आपको कंप्लीट रिकॉर्डिंग के भी 2 सेट मिले, पिछले साल के भी, इस साल के भी। और लाइव के अंदर आपको मल्टीपल टीचर अलग कोर्स कवर कराएंगे। आपका जिससे फ्रीक्वेंसी सेट हो आप पढ़ो, जितना पढ़ना है पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। अच्छा सर, और क्या होता है, और क्या फीचर है? इसी तरह मेरा बेटा हमारे पास डाउट क्वेश्चंस पूछने के लिए पोर्टल है। मतलब ये जो हमारा पोर्टल है इसी पे आप अपने सब्जेक्ट डाउट्स पूछते हो। सर कैसे सब्जेक्ट डाउट्स पूछते हैं जरा ये भी बता दें हमें। सब्जेक्ट डाउट्स आप पूछते हो मेरा बेटा, देखो इधर आपके पास जो सब्जेक्ट डाउट्स है ना वो कुछ इस तरह से देते हैं। जैसे आपको अभी ये नजर आ रहे हैं, तकरीबन अनरिजॉल्व डाउट जो बच्चों के हैं वो 115 के करीब है। शाम में 6 बजे से लेकर 12 बजे तक हमारे डाउट टीचर्स इस पोर्टल पर एक्टिव होते हैं और आकर अपने डाउट्स पूछ रहे होते हैं। तो उसके अंदर अनरिजॉल्व डाउट्स का काउंटर कम होता है, रिजॉल्व का काउंटर बढ़ता जाता है। आप इस तरीके से आप पूछते जाते हो, अब इसके पूछते जाते हो, जो भी आपके पास है, जो भी आपके जहन में आ रही हैं चीजें वो आप यहाँ पे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। इसमें आप अपने बैच के बच्चों के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हो। तो एक कम्युनिटी थ्रेड टाइप ऑप्शन है, आप यहाँ पे डाउट क्वेश्चन अपने पोस्ट करोगे, उसका रिजल्ट मिलेगा आपको विद इन 24 आवर्स। इसी तरह से मेरा बेटा आपके पास जब आपका कोर्स पूरा होता है ग्रैंड टेस्ट है, इसी तरह एफएलपीज है। अच्छा एफएलपीज जो इस साल होंगे वो तो अलावा है, और जो पिछले साल की आपको कोर्स रिकॉर्डिंग मिलती है ना, जो पिछले साल की कोर्स रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है उसके साथ आपको हर, जैसे पीएमडीसी के हैं 12 एफएलपीज पिछले साल जो हमने कंडक्ट किए थे वो अलग मिलते हैं। ये मेरा बेटा पूरा पैकेज है। अच्छा सर ये क्या हमें कंप्लीट कोर्स लाइव क्लास में पढ़ाया जाएगा? कंप्लीट कोर्स लाइव में पढ़ाया जाएगा। सर आप सिलेबस मुकम्मल कब करोगे? वो मेरा बेटा आपको एसओएस मिल जाएगा, एसओएस मिल जाएगा एज सून एज पॉसिबल। आपका कोर्स मुकम्मल करा दिया जाएगा ताकि सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन के लिए आप एलिजिबल हो जाओ। ये ध्यान में रखना, ठीक है? और मेरा बेटा कोई चीज जो मैं भूल गया हूं, सिलेबस मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ एक बार नहीं होता, मल्टीपल टाइम होता है। टीपीपीज आपको भर के दी जाती हैं। अच्छा सर इस पूरे कोर्स की हमारे पास फीस क्या है? मेरा बेटा इस पूरे कोर्स की जो फीस है ना वो है 8,875 रुपए। सर आप मजाक कर रहे हैं? नहीं बेटा मजाक नहीं कर रहे, यही फीस है। सर ऐसा कैसे मुमकिन है कि जो क्वालिटीज आप प्रॉमिस कर रहे हैं वो आप इसमें दे रहे हो? मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह अब फिजिकोमेटिक्स यानी कि हमारा प्लेटफॉर्म, सर हाशिम का और सर बिलाल का प्लेटफॉर्म इस नहज पे आ चुका है कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो हमसे पढ़कर गए होंगे। आप उनसे पूछें कि क्या इन लोगों ने जो कमिटमेंट की थी क्या वो पूरी की? वो ये तो बोलेंगे पिछले साल मल्टीपल टीचर्स नहीं थे, वो ये भी बोलेंगे पिछले साल पोर्टल इस तरह का नहीं था, पिछले साल पोर्टल पर डाउट पूछने की फैसिलिटी नहीं थी, पिछले साल मिसाल के तौर पर और क्या चीज नहीं थी, पिछले साल पोर्टल भी वैसे इतना अच्छा नहीं था। ये तो बोलेंगे, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि कोई एक चीज जो उस साल प्रॉमिस की थी वो नहीं हुई। तो मेरे बच्चे आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, उनसे पूछो कि पिछले साल जो कुछ प्रॉमिस किया गया था क्या वो पूरा किया? वो बोलेंगे यार इससे बढ़कर पूरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल प्रेज टू ऑलमाइटी अल्लाह। तो मेरा बेटा ये फीस है। सर क्या ये महीने की फीस है? नहीं मेरा बेटा ये पूरे साल की फीस है। आपने वन टाइम पे करनी है, उसके बाद पे नहीं करनी। सर कहां पर पे करनी है, कैसे पे करनी है? मेरा बेटा मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर देता हूं, आप इस नंबर के ऊपर अपनी क्वेरी ड्रॉप कर दिएगा। 0303 एडमिन का नंबर है, यह आपको डिटेल से गाइड कर देंगे, ये आपको डिटेल से गाइड कर देंगे। 0303 2785 025। फिर से देख लेते हैं, 0303 2785 025। मेरा बेटा ये एडमिन का नंबर है, आप इसको अपनी क्वेरी ड्रॉप कर दिएगा, ये आपको मीज़ान बैंक की डिटेल सेंड कर देंगे। यही फीस है अभी तक के लिए, क्योंकि ये अभी डिस्काउंटेड फीस है, ठीक है? बाद में हो सकता है इस फीस में इजाफा हो जाए। क्यों सर? मेरा बेटा ये जो मल्टीपल टीचर्स आपको सिस्टम में नजर आते हैं ना, एक एक टीचर आपके अच्छे अच्छे पैकेज पर है। ये जो आपको पोर्टल नजर आ रहा है इसकी बिहाइंड द सीन बहुत बड़ी कॉस्ट है जो हम बेयर करते हैं।
ये जो आपको रोबस्ट एडमिन सिस्टम नजर आता है ना, जो आपको हर वक्त रिप्लाई करता है, डाउट टीचर्स, उनकी ये कॉस्ट है। तो फिलहाल मेरा बेटा ये 8,875 एक डिस्काउंटेड फीस है। जितना जल्दी आप इसको करेंगे, अगले एक हफ्ते तक तो यही फीस है। एक हफ्ते से मुराद क्या है? 27 तक। उसके बाद ये फीस बढ़ जाएगी, तो जहन में रखिएगा ये बात, ठीक है। तो ये पूरे साल की फीस है। जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि आप में से बहुत सारे बच्चों की पॉकेट मनी से भी कम की ये फीस होगी, और वो अच्छे अच्छे इदारे जिनको मैंने आपको चेकलिस्टिंग करने के लिए दी है ना, उनकी फीस 70,000 60,000 आप दे रहे हो। उसके बावजूद वो उस क्वालिटी का अशरे अशीर भी ऑफर नहीं कर रहे होंगे। सिमिलरली मेरा बेटा, अगर आपका कोई भी पेरेंट को लेके कोई कंसर्न है कि सर ये क्वालिटी ऑफर हो रही है या नहीं, आप अपने इर्द गिर्द देखो, आपको हमसे पढ़ा हुआ कोई बच्चा मिल जाएगा। उससे अपने पेरेंट्स को मिलाओ, पूछो उनसे। हमने हर बच्चे को तो खरीदा हुआ नहीं है ना। आप बच्चों से पूछो जाके कि जो हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़कर गए हैं, उनका इस प्लेटफॉर्म को लेकर क्या कॉन्सेप्ट है। तो 30 जनवरी से बैच शुरू हो रहा है। पहली क्लास मेरी ही होगी, इंट्रोडक्शन इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। आपसे मिलते हैं बैच के अंदर। कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी कंसर्न है, आप इस नंबर पे बेधड़क होके व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको आपके मसले का हल मिल जाएगा।